नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में। तो देखो थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो मेनली स्टडी करती है अबाउट हीट रिलीज एब्जॉर्ब एक केमिकल रिएक्शन में। सो ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री किसकी ब्रांच होती है, तो केमिस्ट्री की ब्रांच होती है विच मेनली स्टडी क्या, अबाउट स्टडी अबाउट हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान जो भी हीट रिलीज एब्जॉर्ब होता है उसे कहते हैं हम थर्मोकेमिस्ट्री। ये एक ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जो बेसिकली स्टडी करती है कि एक रिएक्शन के दौरान कितनी हीट रिलीज होती है या कितनी एब्जॉर्ब होती है। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले कार्बन और O2 लिख दिया और यहाँ से CO2 जो फॉर्म होता है ये भी मैंने लिख दिया। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कार्बन सॉलिड फॉर्म में प्लस ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में, बनेगा CO2 गैसेस फॉर्म में, और इनकी इंथैल्पी आएगी माइनस की 94 किलो केल्विन वगैरह, जो भी कैलोरी वगैरह जो भी लिख लो। तो यहाँ पे बताऊँ तो ये जो है ये एक केमिकल रिएक्शन है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। वहीं ये इसकी बात करूँ तो ये एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन है। तो बेसिकली ये मोर प्रिसाइज है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो दिस इज़ मोर प्रिसाइज एज़ कम्पेयर टू दिस, और ये होती है थर्मोकेमिकल रिएक्शन, इन्हें कहते हैं। एक केमिकल रिएक्शन जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है केमिकल चेंजेस, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एज वेल एज नेट हीट रिलीज और एब्जॉर्ब। तो एक जो थर्मोकेमिकल रिएक्शन होती है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है, ये जो थर्मोकेमिकल रिएक्शन है वह यह बताती है, ये बेसिकली हमें यह बताती है कि दिस रिएक्शन टेल्स अस अबाउट चेंजेस इन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड नेट हीट रिलीज और एब्जॉर्ब भी बताती है। ऑल्सो नेट हीट रिलीज और एब्जॉर्ब ये भी बताती है। ठीक है, जैसे H2 गैस है प्लस Cl2 गैस है, यहाँ पे HCl बन गया गैस में, वो भी 2HCl। तो बेसिकली और यहाँ पे डेल्टा H दे दिया गया है माइनस का 44 किलो केल्विन। तो यहाँ पे जो है ये एक केमिकल रिएक्शन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है ये स्टेट के बारे में बता रही है रिएक्टेंट के, ये स्टेट के बारे में बता रही है प्रोडक्ट के, ये कितनी एनर्जी रिलीज़ है एब्जॉर्ब। ये बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रिलीज़ हुई है एनर्जी, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो कितनी वो है वो बता दे रही है, एनर्जी रिलीज़ और एब्जॉर्ब ये सभी बता दे रही है। वहीं एक और अगर मैं एग्जांपल दे दूँ तो NaOH प्लस HCl गिव्स टू NaCl प्लस H2O, ये एक केमिकल रिएक्शन है। लेकिन वहीं अगर मैं इसको लिख दूँ कि ये लिक्विड फॉर्म में, ये भी लिक्विड फॉर्म में, ये एक्वस हो जाएगा और ये लिक्विड हो जाएगा, और डेल्टा H की वैल्यू इनका माइनस 13.7 किलो कैलोरी लिख दूँ, तो यहाँ पे देखो स्टेट पता, स्टेट पता, स्टेट पता, स्टेट पता, और कितनी हीट रिलीज है एब्जॉर्ब ये भी पता है। तो बेसिकली ये एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन हो जाएगा। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन, अब थर्मोकेमिकल रिएक्शन की एक बेनिफिट ये है कि थर्मोकेमिकल रिएक्शन कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, एडेड और रिवर्स। इन्हें हम जो है सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इन्हें हम ऐड कर सकते हैं, इन्हें हम रिवर्स भी कर सकते हैं। ये होती हैं अपनी थर्मोकेमिकल इक्वेशंस या क्या थर्मोकेमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर्टी। अब देखो दो टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिलीज और ऑब्जर्व के बेसिस पे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिलीज और absorbed, there are two type of
रिएक्शन। तो पहला होता है अपना एक्सोथर्मिक, फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक, एंड दूसरा जो होता है वो हमारा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, हो गया बस, हाँ। ये अपना एक्सोथर्मिक है, ये अपना एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब बेसिकली देयर आर मैनी डिफरेंसेस इन बिटवीन दैम। लाइक एक्सोथर्मिक में नाम से पता है कि एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन, एनर्जी इज रिलीज्ड इन रिएक्शन। और इनमें हमारा बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन रिएक्शन। अब बेसिकली मैं एक्सोथर्मिक के सारे प्रॉपर्टीज़ लिख देता हूँ। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो देखो सबसे पहला ये लिख लो कि द रिएक्शन इन विच हीट इवॉल्व ड्यूरिंग रिएक्शन, इसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट इवॉल्व होती है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की जो होती है स्टेबिलिटी वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू किसके, एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट। क्योंकि देखो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो मान लो प्रोडक्ट में कुछ एनर्जी एक्स था, अब यहाँ से एनर्जी लूज़ होगी तो माइनस का कुछ थीटा एनर्जी रिलीज़ हुई, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कुछ एक्स डैश। और जाहिर सी बात है अगर एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी रिएक्टेंट जो होगी वो, इसकी एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी और इसकी एनर्जी कम होगी। एंड एज वी नो स्टेबिलिटी जो होती है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल में होती है एनर्जी के, तो जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। और रिएक्टेंट इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है क्योंकि एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ हो गई रहती है, और रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो बेसिकली इनका हम क्या लिख सकते हैं कि रिएक्टेंट इज़ लेस स्टेबल दैन प्रोडक्ट, या फिर प्रोडक्ट इज़ मोर स्टेबल दैन रिएक्टेंट। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान दो कि एक्सोथर्मिक में रिएक्शन में प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है रिएक्शन में उसे हम एक्सोथर्मिक कंपाउंड कहते हैं, यानी इसे हम एक्सोथर्मिक कंपाउंड कहेंगे, इन्हें हम एक्सोथर्मिक कंपाउंड कहेंगे। अब बात करूँ अगर तो 99% ऑल द फॉर्मेशन रिएक्शन जो होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं नेचर में, ठीक है। तो 99% मैं बोल रहा हूँ, पूरी नहीं होती हैं। तो जितनी भी फॉर्मेशन रिएक्शन होती हैं, कितनी फॉर्मेशन रिएक्शन या कंबक्शन रिएक्शन जिसमें नए एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं, ये सब होती हैं अपनी क्या, ये सब एक्सोथर्मिक होती हैं। याद रखे रहना केवल 99%, देयर आर 1% जो एक्सोथर्मिक नहीं होती हैं, याद रखे रहना। अब यहाँ पे ये भी मैं बता दूँ कि अगर देखो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है तो इसका डेल्टा एच ज़्यादा होगा, यहाँ एनर्जी कम है, सॉरी तो इसका एच ज़्यादा होगा, इसका एच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और डेल्टा एच होता है एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, तो डेल्टा एच जो होगा वो फाइनल का कम है, तो यहाँ से एक्स डैश माइनस एक्स करूँ तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। तो बेसिकली यही कहा जा रहा है कि डेल्टा एच जो होगा वो स्मॉलर देन ज़ीरो होगा, या और ऑल्सो डेल्टा एन जी जो होगा वो भी स्मॉलर देन ज़ीरो होगा, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव आ गया तो डेल्टा एच भी नेगेटिव ही आएगा। तो इसी वजह से ये ऐसा कुछ हो जाएगा और इस रिएक्शन में ये सब नेगेटिव हो जाएंगे। इसका एग्जांपल भी देख लो, जैसे N2 + H2 मिल के 3H2 सॉरी ये बना देते हैं 2NH3। और डेल्टा Ng जो होता है बेसिकली अगर तुम मिलाओगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 हैं, गैसेस हैं बेसिकली सभी के सभी। तो 4 एक मिनट, फाइनल कितनी है पहले ये देखो। तो फाइनल जो है वो 2 है, माइनस यहाँ एक ये 3 ये एक ये 4, तो डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। बेसिकली यही बताना था। अब अगर मैं तुम्हें ग्राफ के फॉर्म में बता दूं तो देख लो, ग्राफ के फॉर्म में क्या हो जाएगा कि ये मैंने कुछ मान लो ग्राफ बनाया ऐसा, और ये ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा।
जहाँ पे ये जो हो जाएगा, बताओ किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, रिएक्टेंट की, ऑब्वियस से, तो ये रिएक्टेंट होगा, ये अपना प्रोडक्ट होगा। इनके बीच में जो है एनर्जी का डिफरेंस भी हम देख सकते हैं, तो ठीक है, तो ये इनकी एनर्जी डिफरेंस हो जाएगी। और भैया तो किसकी, ये अपना मान लो पोटेंशियल एनर्जी है, ये अपना प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो ये बताओ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज़ ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यानी स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, हमेशा ग्राफ ऑफ एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट ऊपर होगा, प्रोडक्ट नीचे हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी देखेंगे। तो अगर मैं इसके बारे में तुम्हें बताऊं तो मैं क्या ही बताऊं, तो देख लो एंडोथर्मिक कैसा होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन बेसिकली ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा। इसका मैं पहले ग्राफ दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि हमने इसको अभी जल्दी ही ग्राफ ही देखा है, तो ग्राफ को देखेंगे तो जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ग्राफ बेसिकली कुछ ऐसा होगा कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ये अपनी रिएक्टेंट है, यहाँ पे ये अपना प्रोडक्ट है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। तो ये बताओ ई किसका ज़्यादा है, ई किसका ज़्यादा है? तो अगर मैं बताऊँ तो ई ऑफ रिएक्टेंट इज़ ग्रेटर देन ई ऑफ प्रोडक्ट, है कि नहीं? यानी कि रिएक्टेंट की एनर्जी, एक मिनट, सॉरी, ई ऑफ प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन रिएक्टेंट, क्योंकि देख लो यहाँ पे इनके बीच में गैप है और प्रोडक्ट काफ़ी ऊपर है, तो एनर्जी प्रोडक्ट की ज़्यादा है, यानी रिएक्टेंट इज़ मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट। और अगर रिएक्टेंट जो है ये स्टेबल है, तो ये भाई अपने फॉर्म से चेंज होना चाहेगा ही नहीं, ज़्यादा अनस्टेबिलिटी में जाना चाहेगा ही नहीं। तो इसी वजह से इन पे जो है ज़्यादा एनर्जी दे के इसके रिएक्शंस को कराते हैं, और इसी वजह से ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। तो दोज रिएक्शन इन विच हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन इज़ नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, where heat absorbed for the completion of reaction। HP ग्रेटर देन HR होगा, तो डेल्टा H अगर मैं निकालूँ तो ये बताओ कि HP माइनस HR होगा, HP ग्रेटर होगा, तो डेल्टा H जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अच्छा ये भी याद रखे रहना कि ऑलवेज जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, in endothermic reaction the reactant is more stable compared to product। in endothermic reaction form product को क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक कंपोजिशन, एंडोथर्मिक कंपाउंड कहेंगे इन्हें। ठीक है, जनरली 99% जितने भी डिसोसिएशन रिएक्शन होते हैं या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सब एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो 99% ऑफ ऑल डिसोसिएशन या फिर जिसे हम कहते हैं एक शब्द में डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सब जो होते हैं ये होते हैं अपने 99% डिसोसिएशन डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं ये एंडोथर्मिक होते हैं नेचर में। तो अगर ये एंडोथर्मिक है, अगर इनकी डेल्टा जी एच जो है वो पॉजिटिव रहा है, तो इसका मतलब डेल्टा एन जी जो होगा वो भी पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अगर मैं रिएक्शन से तुम्हें बता दूँ तो कैल्शियम कार्बोनेट चेंज होता है, इसका डिकम्पोजिशन में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये गैस होता है, ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है। तो अगर डेल्टा एन जी निकालूँ तो केवल यही रिएक्शन मिलेगा प्रोडक्ट में, तो ये 1 आ जाएगा और यही हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ नहीं है। अब यह है हीट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो द बैलेंस केमिकल रिएक्शन इन विच phase of all the reactant and product are given amount of heat evolved and absorbed is called heat of reaction। heat of reaction में भी endothermic और exothermic। बेसिकली ये बात कहा जा रहा है कि एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जिसमें फेज ऑफ सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गिवन है और अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और रिलीज किया बताया गया है, तो इज़ अब्जॉर्ब इज़ कॉल्ड
तो आर गिवन, तो जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होता है या एब्जॉर्ब होता है उसे हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। मान लो एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हुआ है यानी निकला है, ये जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुआ है यानी लगा है, उसे हम हीट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। अब बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट रूल फॉर थर्मोडायनेमिक इक्वेशन के बारे में। सम important rule for thermodynamics reaction। तो अगर इनके बारे में बात करें तो देयर आर 8 प्रोसेसेस। There are 8 processes, there are 8 rules for this। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो है कि फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड कंपाउंड मस्ट बी गिवन, यानी कि फिजिकल स्टेट गिवन, क्या गिवन। सेकंड अपना है कि एनी फैक्टर, अगर जो है इफ़ एनी फैक्टर, कोई भी फैक्टर मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मल्टीप्लाइड, तो देन इट विल ऑल्सो मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एच से भी वो मल्टीप्लाई करेगा। अगर केमिकल रिएक्शन थर्मोकेमिकल है तो रिवर्स करने पे उनकी साइन बदल जाती है, ये काफ़ी आसान सा रूल है। तो थर्ड रूल ये है कि इफ़ रिएक्शन जो है इज़ थर्मोकेमिकल, तो बेसिकली थर्मोकेमिकल रिएक्शन को ही हम रिवर्स कर सकते हैं, हमने पढ़ा है। देन बाय रिवर्सिंग डेल्टा एच साइन विल चेंज। जैसे अगर पहले पॉजिटिव था तो वो बदल के नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ स्टेप है कि फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट आर डिफरेंट देन वैल्यू ऑफ डेल्टा एच जो होगी वो भी अलग होगी। तो फोर्थ बहुत काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से क्या हो गया, ये क्या हो गया तुम्हें? फोर्थ रिएक्शन देख लो कि कह रहा है इफ़, ओहो, कह रहा है इफ़, अगर फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट, फिजिकल स्टेट प्रोडक्ट का डिफरेंट है, तो जो वैल्यू होगी डेल्टा एच की वो भी डिफरेंट ही आएगा। जैसे यहाँ पे देखो H2 प्लस हाफ O2, ठीक है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये रिएक्ट करके बना रहे हैं H2O। और यहाँ पे लेकिन इनका Q क्या हो जाएगा, इनका डेल्टा H होगा क्या, मान लो -285 किलो कैलोरी। और H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा H2O और इनका डेल्टा H हो जाएगा 242 किलो कैलोरी माइनस का। अब ये क्यों ऐसा आ रहा है? तो ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो बना है H2O ये गैस है और यहाँ पे जो बना है ये लिक्विड है। फिजिकल स्टेट प्रोडक्ट की जो है वो इस डिफरेंट है, तो डेल्टा H भी डिफरेंट आया है। चलिए अब बात करते हैं फिफ्थ का। एक अगर हीट रिएक्शन डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट पे भी, तो हीट ऑफ रिएक्शन also depend upon physical nature of रिएक्टेंट के फिजिकल नेचर पे भी डिपेंड करता है हीट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, इनका डेल्टा H बराबर -300 किलो कैलोरी आ गया। वहीं फिर कर दूं कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, डेल्टा H जो है इनका 375 कैलोरी आ गया, किलो कैलोरी। हाइपोथेटिकल है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि यहाँ पे क्यों अलग अलग आ रहा है जबकि रिएक्शन तो सेम है और ये भी सॉलिड है,
ये भी सॉलिड है। अब क्यों हो रहा है? तो बेसिकली ये जो है इनका फिजिकल नेचर अलग है। ये डायमंड है, ये ग्रेफाइट है, और यहाँ पे ध्यान दो तो इनका रिएक्टेंट का फिजिकल नेचर अलग है, इसी वजह से इनका डेल्टा एच यानी हीट ऑफ रिएक्शन भी अलग अलग आ गया। तो बेसिकली ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करें इंथैल्पी या इंटरनल एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट जो है उसको ज़ीरो लिया जाता है इन स्टैंडर्ड कंडीशन पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन स्टैंडर्ड कंडीशन डेल्टा एच यानी इंथैल्पी और डेल्टा ई यानी इंटरनल एनर्जी is taken to be 0, जहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन जो होता है उसमें टेम्परेचर जो होता है वो बेसिकली 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर जो होता है वो बेसिकली 1 atm है। ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी इन नेचुरल स्टेट। बट ये याद रखे रहना कि इस केस में काफ़ी हरियाली वाली चीज़ ये है कि ये सब जो है शुड बी इन नेचुरल स्टेट में होनी चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ है कि एक इक्वेशन है, बस याद कर रहे हो कि डेल्टा CP जो होता है वो H2 माइनस H1 अपॉन T2 माइनस T1 हो जाएगा, और डेल्टा CV जो होता है वो E2 माइनस E1 अपॉन T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमने आज का जो पढ़ना था वो पढ़ लिया, और इसमें ज़्यादा बस थ्योरी पार्ट ही हैं। अगले में हम पढ़ेंगे, काफ़ी इसके क्वेश्चंस लगाएंगे थर्मोकेमिस्ट्री के। तो ठीक है, इतने के लिए थैंक यू। अब अगले पीरियड से या अगले लेक्चर से हम टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, जिसमें हमें लगभग 11-12 रिएक्शंस पढ़नी है, और उसके बाद चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा।